गुड मॉर्निंग 11th क्लास। आपका एक बार फिर से स्वागत है निर्मल ज्योग्राफी क्लासेस में। आज हमने जो थर्ड चैप्टर शुरू किया हुआ था उस थर्ड चैप्टर के जो छुटपुट नदियां रह गई थी उनके बारे में डिस्कस करते हैं। और मैं आशा करती हूँ कि पिछला जो मैंने कवर कराया था आपने उसको रिवाइज़ किया होगा। नदियों की वो जो सारणी बोली थी मैंने उसको आपने बना लिया होगा, ताकि आपको सभी नदियों के उद्गम केंद्र और उनके विसर्जित, जहाँ वो जल विसर्जित करती हैं उस स्थान के बारे में पता चल सके। इसके अलावा जो राज्य थे वो भी उसमें डिटेल आपको करनी चाहिए थी, और मैं आशा करती हूँ कि आप इसको कर लेंगे। अब है पश्चिम की ओर बहने वाली छोटी नदियाँ। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में हमने छोटी छोटी जो पूर्व की ओर नदियाँ बहती थी वो सारी कर ली थी। अब पश्चिम की ओर जो छोटी छोटी नदियाँ बहती हैं वो कौन कौन सी हैं और उनका मार्ग छोटा क्यों है। देखिए फर्स्ट ही लाइन में लिखा है कि अरब सागर की ओर बहने वाली नदियों का मार्ग छोटा है, जबकि जो नदियाँ हिमालयी नदियाँ हैं या हिमालय पर्वतों से आती हैं उनका मार्ग बड़ा है। अब ये बड़ा और छोटा मार्ग क्या होता है, आपकी बुक है जो पहले वाली बुक है वर्ड की, जो मानव भूगोल के मूल सिद्धांत है, उसमें एक नदियों वाला चैप्टर है बच्चे, जिसमें ये बताया गया है कि नदियाँ कैसे अपने मार्ग से आती हैं, कौन कौन से रास्ते में पड़ाव पड़ते हैं, कौन कौन से वो लैंडमार्क या फीचर्स बनाती हैं। तो उसके आधार पे मैं आपको क्लियर करती हूँ कि जितनी नदियाँ पश्चिम की ओर बहने वाली हैं उनका मार्ग छोटा क्यों है। सिंपल सा कारण है, जो नदियाँ हिमालय पर्वतों से आती हैं वो 3 स्टेजेस से गुजरती हैं। उनकी 3 स्टेजेस होती हैं। जैसे एक मानव का विकास होता है, उसकी बाल्यावस्था आती है, युवावस्था आती है, फिर प्रौढ़ावस्था आती है। ऐसे ही नदियों की भी 3 अवस्थाएं हैं, बाल्यावस्था, युवावस्था और प्रौढ़ावस्था। जब नदियाँ हिमानी से निकलती हैं, हिमनद से या ग्लेशियर से, एक ही बात है। तो जब ये नदी हिमनद से निकलती है, मैं एक एग्जाम्पल से क्लियर करूँगी। हम ले लेते हैं गंगा नदी। गंगा नदी गंगोत्री हिमानी से निकलती है, गोमुख के पास गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो जब ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है वो इसकी बाल्यावस्था है। क्लियर? छोटी नदी का रूप तब छोटा होता है, और जैसे जैसे वो हिमालय को पार करके मैदानों में आती है वो अपनी युवावस्था पे होती है। थोड़ा सा पहाड़ी क्षेत्र और थोड़ा सा मैदानी क्षेत्र उसकी युवावस्था को दर्शाता है, क्योंकि उस समय काट छांट बहुत होती है, नदी का प्रवाह बहुत तीव्र होता है, नदी बड़ी उच्छृंखल होके बहती है, अप डाउन बहुत आते हैं, पानी का बहाव ज़्यादा होता है तो काट छाट भी ज़्यादा होती है। और उसके बाद नदी जब प्रवेश करती है छोटी छोटी वितरिकाओं से समुद्र के अंदर, तो वो बनाती है डेल्टा, और वो होती है नदी की प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था जिसको आप कहते हो। तो ये 3 स्टेजेस हो गई। ये सारी नदियाँ थीं जो पूर्व की ओर थीं। ये सारी नदियाँ जो पूरब की ओर, गंगा नदी, यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, इनके मार्ग इसीलिए बड़े हैं। ये पहाड़ों से होती हुई मैदानों से और फिर डेल्टा प्रदेशों में जाती हैं। लेकिन जो पश्चिम की नदियाँ हैं वो सारी नदियों का मार्ग इसलिए छोटा है कि वो सीधा पहाड़ी प्रदेश से प्रवेश कर जाती हैं अरब सागर में। उनके मार्ग में कोई भी मैदान, बहुत बड़ा मैदान नहीं आता है, और ना ही वो नदी छोटी छोटी वितरिकाओं के रूप में सागर में प्रवेश करती है। कल मैंने तुम्हें बताया था पश्चिम की नदियाँ ज्वार नदमुख बनाती हैं, वो एक वेग के साथ सागर में प्रवेश कर जाती है। बहुत हाई माउंटेन्स नहीं है, प्रायद्वीपीय पठार है तो माउंटेन्स ही ना, पठारी इलाका है, हाइट तो है ना उसकी। तो इतनी हाइट से जब वो नीचे गिरती है जलप्रपात बनाती हुई,
और उसके बाद जब वो सागर में गिरती है तो वो कोई अवसाद जमा नहीं करती है, कोई छोटी छोटी वितरिकाओं में नहीं बंटती है, एक साथ वो नदी अरब सागर में गिर जाती है। तो देखो, ये कहना चाहिए कि बाल्या और युवावस्था के साथ ही वो नदी सागर में प्रवेश कर गई। ऐसी कोई अवस्था नहीं आई जिसमें नदी की स्पीड कम होती और नदी छोटी छोटी वितरिकाओं में अपने अवसाद को जमा करती, और इसीलिए पूर्व की नदियां ज्वारनदमुख बनाती हैं, पश्चिम की सारी नदियां पूर्व की सारी नदियां डेल्टा बनाती हैं, पश्चिम की सारी नदियां ज्वारनदमुख बनाती हैं, और इसीलिए उनका मार्ग भी छोटा है, और इसीलिए पश्चिमी तटीय मैदान की चौड़ाई भी कम है। ये हमने किया था जब पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में जानकारी ली थी, तो मैंने तुम्हें बताया था बंगाल की खाड़ी के समीप जो मैदान है वो बहुत चौड़ा है, क्योंकि नदियां वहाँ अवसाद जमा करती हैं, मिट्टी लाती हैं, नवीन जलोढ़क वो वहाँ जमा होती है, मार्ग चौड़ा हो जाता है। तो जो पश्चिमी पूर्वी घाट है वो चौड़ा हो जाता है, पश्चिमी घाट पे ये सब नहीं होता, इसीलिए पश्चिमी तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान की अपेक्षा छोटा या संकरा होता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अब ये जो मैंने तुम्हें समझाया, इसके एक क्वेश्चन तो तुम्हारी बुक में ही दिया है, पहली लाइन कि अरब सागर की ओर बहने वाली नदियों का मार्ग छोटा है, क्यों? ठीक। दूसरा क्वेश्चन, अरब सागर की तरफ जाने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण क्यों नहीं करती हैं, या ये नदियां एस्चुरी या ज्वारनदमुख क्यों बनाती हैं? इसका भी आंसर मिल गया। फिर पश्चिमी तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान की अपेक्षा संकरा क्यों है? इसका भी आंसर मिल गया। तो ये 3 क्वेश्चंस एक एक अंक में, 3-3 अंक में आ सकते हैं। आपको जो मैंने अभी एक्सप्लेनेशन दी उसी को आपने एक्सप्लेन करना है, आप उसके पॉइंट्स बना के इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अब हम जो पेज नंबर 29 है उस पे जो छोटी छोटी नदियां दी हैं उसको अंडरलाइन कराते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए किस किस एरिया में कौन कौन सी नदी है, बाकी वो नदी ज़्यादातर बड़ी नदियों में मिल जाती है। 29 पेज पे स्टूडेंट्स मार्क करिए। सबसे पहले गुजरात की नदियां हैं। गुजरात की 2 नदियां हैं, भद्रा नदी, एक है शैत्रुंजी नदी। सिर्फ मार्क करते जाइए, शैत्रुंजी नदी जो है वो डलकावा से निकलती है, भद्रा नदी राजकोट से निकलती है, और पंचमहल जिले से निकलती है ढांढर नदी। 2 मेन नदियां और हैं जो हैं साबरमती और माही। साबरमती तो नाम सुना होगा, गांधी जी का जो आश्रम था गुजरात में वो साबर नदी के किनारे पर बसा हुआ था। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। अब नासिक ज़िले में त्रिंबक की पहाड़ियों से वैतरणा नदी निकलती है, कालिंदी नदी जो है वो बेलगांव ज़िले से निकलती है, और इसी पैराग्राफ में लास्ट में मार्क करो शरावती नदी जो है वो शिमोगा ज़िले से निकलती है जो कि कर्नाटक में है। फिर है गोवा। गोवा की 2 महत्वपूर्ण नदियां हैं, मांडवी और जुआरी। अब केरल की तटरेखा बहुत छोटी है, तो केरल की जो सबसे बड़ी नदी है वो है भरतपुझा, वो अन्नामलाई की पहाड़ियों से निकलती है। फिर इसे पोनानी नाम से जाना जाता है, थोड़ा आगे जाती है ना ये किसी और ज़िले में, तो वहाँ ये पोनानी नदी कहलाती है। इसके बाद पेरियार है, केरल की दूसरी नदी, और लास्ट में केरल की एक अन्य नदी पाम्बा है। और मेन केरल की नदी जो है वो केरल तमिलनाडु से होते हुए जाती है, वो कावेरी नदी है। ये छोटी छोटी स्थानीय नदियां हैं जो अंत में कावेरी नदी में मिक्स हो जाती हैं। अब है पूर्व की ओर बहने वाली छोटी नदियां, ये पश्चिम की ओर थी, आप वैसे ही हेडिंग लिखिए, पश्चिम की ओर बहने वाली छोटी नदियां। सबसे पहले कर लीजिए गुजरात, डैश डाल के लिख लो, साबरमती, माही,
फिर एक और थी शैत्रुंजी, फिर उसके बाद थी भद्रा और फिर ढांढर नदी। भद्रा और ढांढर के बारे में लिखा हुआ है, साबरमती और माही के बारे में कुछ नहीं है। फिर नासिक यानी महाराष्ट्र आ जाओ। महाराष्ट्र में नासिक ज़िले से निकलने वाली जो नदी है वैतरणा है। इस तरह से आप छोटे छोटे पॉइंट्स बनाओ। उसका रीज़न ये है बच्चे, जब आप छोटे छोटे पॉइंट्स बनाओगे तो आपको बार बार बुक ओपन नहीं करनी पड़ेगी, आप उसी में से अपने पॉइंट्स क्लियर कर सकते हो। चलिए, अब है पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ। पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ जो हैं वो सारी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अब उनमें से जो नाम हैं वो 5th लाइन में दिए हैं। स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, वाम साधारा, पेन्नर, पालार और वेगाई नदियाँ। अब देखो, इसके बारे में कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई, क्योंकि सारी नदियाँ या तो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं या गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी, ये जो नदियाँ उनके साथ ये मिक्स हो जाती हैं। अब है नदी बहाव की प्रकृति। नदी का बहाव किस तरफ होगा, उसकी प्रकृति कैसी होगी। देखिए, नदी की जो प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति यानी उसका फ्लो, प्रायद्वीपीय भारत की जितनी नदियां हैं उन सब का फ्लो मानसून सीज़न में बहुत ज़्यादा होता है। इतना ज़्यादा होता है कि उसमें नावें चलाना मुश्किल होता है। और बाकी सीज़न जो होते हैं, सर्दी में या बहुत ज़्यादा गर्मी में, उनमें पानी ना के बराबर होता है। कई नदियों में तो बहुत ही कम होता है, कईयों में होता है लेकिन इतना अधिक नहीं होता कि उसमें नावें चलाई जा सकें। हाँ, हाइडल प्रोजेक्ट जो हैं वो सभी नदियों पर बने हुए हैं, ज़्यादातर सभी नदियों पे हाइडल प्रोजेक्ट हैं। अब इनकी प्रवृत्ति में सबसे मेन एक फ़र्क तो यही है कि हिमालय की सारी नदियां हिमनद से निकलती हैं और इसीलिए इनमें 12 महीने पानी रहता है। हाँ, प्रवृत्ति कम या ज़्यादा हो सकती है। अब जैसे गंगा नदी है, पहले वो गर्मी होगी तो वो ग्लेशियर से पिघलती रहेगी, पानी उसमें वैसे ही ज़्यादा होगा। फिर बारिश आ जाएगी तो उसमें और ज़्यादा पानी हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा सर्दियों में गंगा नदी में पानी बहने की प्रवृत्ति थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की प्रवृत्ति मानसून में बढ़ जाती है और बाकी सीज़न में बिल्कुल कम होती है, क्योंकि ये नदियाँ हिमानियों से नहीं निकलती। अब यही पॉइंट्स मैं आपको बुक में मार्क करा देती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो नदी बहाव प्रवृत्ति क्या है। 29 पेज पे जहाँ लिखा है नदी बहाव प्रवृत्ति, वहीं मार्क करिए आप 3rd लाइन से 5th लाइन से। एक नदी के चैनल में वर्ष पर्यंत जल प्रवाह के प्रारूप को नदी बहाव प्रकृति कहते हैं। प्रवृत्ति का मतलब है रिवर रिजाइन, यानी कब वो कम और कब वो ज़्यादा होता है। एक होता है प्रकृति, वो होती है नेचर, ये है प्रवृत्ति, रिजाइन। उत्तर भारत से निकलने वाली नदियां 12 मासी हैं, क्योंकि वे अपना जल बर्फ़ पिघलने और वर्षा होने से प्राप्त करती हैं। तो पूरे सीज़न में कभी बर्फ़ पिघलती रहती है, कभी वर्षा आती है। दक्षिण भारत की नदियां हिमनद से नहीं निकलती, इसीलिए इनकी बहाव प्रवृत्ति में उतार चढ़ाव देखा जाता है। यानी मानसून में बहाव अलग होता है, सर्दियों में अलग होता है, गर्मियों में अलग होता है। फिर इसके बाद आप एक और नया वर्ड है जो आपके लिए, उसे मार्क करो। जल विसर्जन नदी में समय अनुसार जल प्रवाह के आयतन का माप है। 1 अंक वाला क्वेश्चन हो गया। और इसे क्यूसेक्स यानी क्यूबिक फुट प्रति सेकंड या क्यूमेक्स यानी क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड में मापा जाता है। ये क्वेश्चन भी 1 अंक में आ सकता है, तो आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए। नेक्स्ट मार्क करिए, गंगा नदी में न्यूनतम जल प्रवाह जनवरी से जून के दौरान होता है और अधिकतम अगस्त से सितंबर। मानसून सीज़न जुलाई, अगस्त, सितंबर चलता है, तो उस महीने में नदी का प्रवाह बढ़ जाता है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में गंगा नदी द्रोणी पश्चिमी से पूर्वी भागों को की जल बहाव प्रकृति की ओर चौंकाने वाले अंतर आते हैं। बर्फ़ पिघलने के कारण गंगा नदी का प्रवाह मानसून आने से पहले ही काफ़ी बड़ा होता है। ये मैंने अभी तुम्हें बताया था
इसलिए आप इसको मार्क कर लो। अब ऊपर आइए, प्रायद्वीपीय भारत की 2 नदियों का प्रवाह प्रवृत्ति हिमालय की तुलना में बहुत अंतर प्रस्तुत करती है। 2 ही नदियां हैं। नर्मदा नदी में जल विसर्जन का स्तर जनवरी से जुलाई माह में कम रहता है और अगस्त में इस नदी का प्रवाह अधिकतम हो जाता है, क्योंकि मानसून के कारण नदी उफान पे आ जाती है ना। नर्मदा नदी याद रखो, जहाँ सरदार सरोवर परियोजना है, जहाँ सरदार पटेल की इतनी बड़ी प्रतिमा लगाई गई है। नेक्स्ट आ जाओ फिर और नीचे, आप गोदावरी नदी का मार्क करो। गोदावरी में न्यूनतम प्रवाह मई में और अधिकतम जुलाई और अगस्त में होता है। सेम गर्मी है, ग्लेशियर से पिघल नहीं रही हैं नदियाँ, इसीलिए मई में कम होगा और जुलाई अगस्त में क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि तब बारिश आ जाती है। अब आ जाओ सबसे लास्ट में, नदी जल के उपयोग की सीमा। सबसे बड़ी बात इसको करने की अपेक्षा आप एक क्वेश्चन कीजिए कि नदी का महत्व क्या है, हमारे जीवन में नदियों का महत्व क्या है। नदियाँ लगातार जल के स्रोत हैं, ठीक। नदियों के द्वारा नहरें निकालकर सिंचाई की जाती है। नदियों से के कारण ही सभ्यताओं का जन्म हुआ है, उन्हीं के आसपास सभ्यताएं बसी हैं। नदियों पर ही जिसको आप कहते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अंतर्गत बांध का निर्माण किया गया, जिससे नहरें निकाली जाती हैं, जिससे वहाँ पर मछली पालन होता है, वहाँ पर जिसके कारण वन लगाए गए हैं या बड़े बड़े वृक्षों का मेखला लगाई गई है, ताकि पर्यावरण जो है वो निरंतर बैलेंस रहे, संतुलित बना रहे, ठीक है। और हमारे दैनिक जीवन में नदियों का महत्व क्या है कि नदियों से ही ये सारी जो पानी हमें अवेलेबल होता है, जल की उपलब्धता नदियों के कारण ही पूरे साल बनी रहती है। फिर इंडिया में तो नदियों के किनारे ही इतने सारे धार्मिक स्थान हैं, हरिद्वार, ऋषिकेश, वाराणसी, है ना, सारे गंगा के किनारे, फिर गोदावरी के किनारे, नासिक ज़िले के किनारे बहुत सारे स्थान हैं जो सारे धार्मिक स्थान हैं और जिनका धार्मिक महत्व तो है ही। लोकल स्थानीय लोग, वहाँ पे मंदिर भी बहुत सारे बने हुए हैं। आप देखो, जो हमारे 4 धाम की यात्रा होती है वो गंगोत्री, यमुनोत्री, है ना, बद्रीनाथ, केदारनाथ, तो इस तरह से उत्तराखंड को इसीलिए देवभूमि कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे ये सारे धाम हमारे जो हैं वो स्थित हैं। अब इसमें एक पॉइंट और है कि हमने देखा है कई बार नदियों में बाढ़ आ जाती है, कोई नदी ऐसी है जो सूखी ही रहती है, तो क्या किया जाए, उन्होंने कहा है नदियों को जोड़ दिया जाए। जोड़ने का मतलब क्या है कि जिन नदियों में जल अधिक्य है, यानी जल ज़्यादा होता है, वहाँ से जिन नदियों में कम जल होता है वहाँ उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाए, तो जहाँ बाढ़ आती है वो भी नहीं आएगी और जहाँ कमी है वो भी पूरी हो जाएगी। ऐसा हो सकता है, लेकिन बेटा नदी किसी की बपोती तो है नहीं। अब सरकारें उसमें बहुत अड़ंगे अड़ाती हैं। जैसे कावेरी जल विवाद पे तमिलनाडु और केरल में बहुत लंबा विवाद चला था। जो जयललिता थी वो कभी फेवर में थी, कभी नहीं थी। दूसरी सरकार केरल की कभी चाहती थी, कभी नहीं चाहती थी, लेकिन होते ना होते इन नदी में जो कावेरी नदी का जल था वो विवाद बनता रहा और धीरे धीरे फिर दोनों को इसको पहुंचा दिया गया। यानी जो कावेरी नदी का जल था वो तमिलनाडु और केरल अब दोनों को उपलब्ध कराया जाता है। ऐसा हो सकता है अगर राजनीतिक गतिविधियां एकजुट होकर काम करें, और ये फ़ायदे का सौदा है क्योंकि इससे बाढ़ नहीं आएगी, जहां कमी है उनको पानी मिल जाएगा। दोनों तरफ आप देखो कृषि का उत्पादन जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन दैट डिपेंड अपॉन द पॉलिटिकल पार्टीज़। अब इसमें भी यही दिया है कि आपस में हम नदियों को जोड़ के फ़ायदा उठा सकते हैं, और जिन नदियों को आपस में जोड़ के फ़ायदा उठाया गया है उसमें है एक तो यमुना सतलुज लिंक जो दिल्ली में है जिससे पानी पहुंचाया जाता है, एक तो ये है, एक मैंने तुम्हें बताया जो साउथ में मैंने अभी आपको बताया ना कावेरी, वो वाला सबसे बड़ा है। इन दोनों के कारण ही फ़ायदा बहुत हुआ है,
लेकिन आगे क्या हो सकता है इस, क्योंकि अगर देखो राज्यों की सरकारें अलग अलग होती हैं, किसी दिल्ली सरकार की और कोई है, हरियाणा की और है, पंजाब की हो रहा है, तो फिर ये पॉइंट्स क्लियर नहीं हो पाते हैं, सरकारें अपने वोट बैंक करके इनको नहीं कर पाती हैं, लेकिन अदरवाइज़ ये बहुत फेवरेबल पॉइंट्स हैं। क्लियर। अब ये लेसन आपका जो है वो ख़त्म हो गया है। इसमें एक समस्याएं भी दी हुई हैं कि निम्नलिखित समस्याओं को आप कैसे रखेंगे कि पर्याप्त मात्रा में जल नहीं उपलब्ध होता, प्रदूषण है, गाद है। सबसे मेन है इसमें बेटा नदी जल में प्रदूषण, फिर नदी में गाद, और उसके बाद बस्तियों के विस्तार के कारण नदी वाहिकाओं का सिकुड़ना, जो कि हम आम इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम के रूप में देखते हैं। उसके बाद आप अपने हिसाब से इनको मार्क कर सकते हो। अब मैंने जो मार्क कराए हैं उसके बेस पे आप अपने क्वेश्चन कीजिए जो एक्सरसाइज दी हुई है, और कोशिश कीजिए अपने आप आंसर लिख पाएँ। मैं आशा करती हूँ कि आपको लेसन इजीली समझ आ जाएगा। आप अपने पॉइंट्स बनाते रहिए, और पॉइंट्स जो आप बनाना इसमें सीख जाएंगे 11th क्लास में, 12th तो मज़े से हो ही जाएगी बच्चे। आगे आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है ये नोट्स बनाने से, क्योंकि जब आप ग्रेजुएशन लेवल पे जाते हैं तो लेक्चर के बाद आपको ऐसे ही नोट्स बनाने होते हैं। आप अभी से फ्रीक्वेंटली बनाने लगेंगे तो आपको आसानी रहेगी। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में फर्स्ट वाली बुक करेंगे, इसके 3 चैप्टर हो गए, उसको आगे बढ़ाते हैं। ओके बेटा, टेक केयर, गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे। बाय बाय।